शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने पिछली बार जो हमारी पहली इकाई है और उसमें का जो हमारा छठा पद है, काव्य है गिरिधार नागर संत मीराबाई का, जो तीनों पद है और इन तीनों पदों के बारे में हमने सविस्तर रूप से अध्ययन किया था। और आज हम जो हमारा अगला पाठ है खुला आकाश पूरक पठन कुंवर नारायण जी का विदा डायरी अंश। डायरी मतलब क्या, जैसे कि हम कहते हैं उसे रोज निशी। तो यह जो पाठ है खुला आकाश, यह आपका स्वयं अध्ययन का पाठ है। इस पर आपको इम्तिहान में कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस पर आधारित जो व्याकरण का भाग है, इस पर आपको इम्तिहान में सवाल पूछे जाएंगे। फिर भी यह जो पाठ है खुला आकाश, इसके बारे में हम सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस पर आपको कोई भी सवाल इम्तिहान में पूछे नहीं जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है सिर्फ जो व्याकरण का भाग है, भाषा अध्ययन का जो भाग है, उस पर ही सिर्फ आपको इम्तिहान में सवाल पूछे जाएंगे। यह बात आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। तो खुला आकाश पूरक पठन डायरी अंश कुंवर नारायण जी का यह पूरक पठन है, डायरी अंश खुला आकाश। तो इस प्रस्तुत यह जो पाठ है खुला आकाश, यह डायरी विदा का एक उदाहरण है। कुंवर नारायण जी ने इस पाठ के माध्यम से नगरों की भीड़, वहाँ की जीवन शैली, जीवन के संघर्ष, आत्मचिंतन आदि पर प्रकाश डाला है। लेखक मानते हैं कि व्यक्ति के विकास में आत्मचिंतन का बड़ा महत्व है। इसके द्वारा हम अपनी क्षमताओं के बारे में और अधिक जान सकेंगे, साथ ही अपनी गलतियों से सीख ले सकेंगे। तो यही संदेश, यही मैसेज हमें कुंवर नारायण जी इस पाठ के माध्यम से, इस डायरी अंश के माध्यम से देने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी का परिचय दिया हुआ है और यह परिचय हम पहले देखेंगे और उसके बाद में इस पूरक पठन के बारे में सविस्तर रूप से अध्ययन करेंगे। परिचय यहाँ पर कुंवर नारायण जी का परिचय दिया हुआ है। उनका जन्म, कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में उनका 1927 में जन्म हुआ था। मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही उनकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर उनका परिचय दिया हुआ है। कुंवर नारायण जी का परिचय देखो, नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता ही रही है। मतलब जो कुंवर नारायण जी है और कुंवर नारायण जी की मूल विधा क्या है, कविता ही रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। मतलब कुंवर नारायण जी की मूल विधा कविता रही है, लेकिन इसके अलावा भी कुंवर नारायण जी ने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी इन्होंने लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मतलब इनकी जो कुंवर नारायण जी की जो कविताएं हैं और कहानियां हैं, यह कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में उनका क्या हुआ है, अनुवाद हुआ है, मतलब ट्रांसलेट हुआ है। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। मतलब कुंवर नारायण जी को इनका जो साहित्य है, जो इन्होंने लिखा है, इस साहित्य के लिए जो भारतीय साहित्य का साहित्य जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है, ज्ञानपीठ भी कुंवर नारायण जी को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर इनका छोटा सा दिया हुआ क्या है, परिचय है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रमुख कृतियाँ कुंवर नारायण जी की प्रमुख कृतियाँ यहाँ पर दी हुई है। देखो बच्चों, किताब में देखना है आपको। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि, यह सब कुंवर नारायण जी की क्या है, प्रमुख कृतियाँ है। तो इसके बाद यहाँ पर गद्य संबंधी में जानकारी दी हुई है।
गद्य संबंधी यहाँ पर देखो, जो कि हम यह जो खुला आकाश डायरी अंश है पूरक पठन, इसमें जो हम जानकारी लेने वाले हैं, जो हमें कुंवर नारायण जी ने संदेश देने का प्रयास किया है, और यही यहाँ पर गद्य संबंधी में जानकारी दी हुई है। तो देखो यहाँ पर प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। मतलब यह जो प्रस्तुत डायरी अंश है, कौन सा है डायरी अंश? खुला आकाश। तो इसमें कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार क्या किए हैं? स्पष्ट किए हैं, और यही हमें इस डायरी अंश के माध्यम से देखना है। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए। यही कुंवर नारायण जी का मानना है। अगर देखा जाए तो हमारा जो वास्तविक जीवन है, और इस वास्तविक जीवन में भी हमें खुद को भी यह नियम बना लेना चाहिए कि दूसरों से वाद विवाद न करके हमें स्वयं से संवाद करना चाहिए, हमें खुद को भी। यह बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमें कुंवर नारायण जी ने बताने का प्रयास किया है कि उनका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए, और यही मैसेज हमें यहाँ पर कुंवर नारायण जी इस डायरी अंश के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो यही हमें देखना है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर आज हम यह जो हमारा पूरक पठन है, पूरक पठन है, इसके बारे में हम अब सविस्तर रूप से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, आपकी किताब में आपको देखना है यहाँ पर खुला आकाश पूरक पठन, कुंवर नारायण जी। रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण जी। और विधा कौन सी है? डायरी अंश। डायरी मतलब क्या? दैनंदिनी, जैसे हम उसे कहते हैं मराठी में दैनंदिनी, डायरी, अंग्रेजी में डायरी कहते हैं, जो कि हम हर दिन कुछ जो इवेंट होते हैं, प्रसंग होते हैं, घटनाएं होती है, वह हम उसमें क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं या फिर लिखते हैं उसमें। तो यही यहाँ पर हमें इस पाठ के माध्यम से जानकारी लेनी है। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया, देखो अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। मतलब हमारी जो अंदर की दुनिया है, यह अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा क्या है? बड़ी है। मतलब जो अंदर की दुनिया है, वह अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा क्या है? बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते। मतलब अंदर की जो दुनिया है, उस दुनिया का हम विस्तार करने का प्रयास नहीं करते। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। निर्जीव मतलब क्या? जिसमें जीवन न हो, जिसमें जीवन न हो उसे क्या कहा जाता है? निर्जीव, ऐसा कहा जाता है। तो जो बाहर की अपेक्षा से उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे हम बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। उसे मतलब किसे? जो हमारे अंदर की दुनिया है उसे, कि बाहर की जो अपेक्षा है, अपेक्षा से छोटा करते चले जाते हैं, और हमारी जो अंदर की दुनिया है, और उस अंदर की दुनिया को हम बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। निर्जीव मतलब क्या? जिसमें जीवन न हो उसे क्या कहा जाता है? निर्जीव कहा जाता है। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में है। मतलब जो हमारी भीतरी दुनिया है, और इसी भीतरी दुनिया में आज़ादी, पूरी आज़ादी मिलना हमें क्या है? संभव है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। जिसे मतलब जो भीतर की दुनिया है, और इस भीतर की दुनिया को हम बिल्कुल अपनी तरह क्या बना सकते हैं? समृद्ध बना सकते हैं। मतलब प्रोग्रेस बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। किसको? जो अंदर की दुनिया है, इसे हमारी तरह बिल्कुल समृद्ध बना सकते हैं। अगर स्वार्थी अर्थों में, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, स्वार्थी अर्थों में
सिर्फ अपने लिए नहीं। स्वार्थी मतलब क्या होता है? स्वार्थी, खुदगर्ज, खुदगर्जी। स्वार्थी मतलब क्या? खुदगर्जी। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फिश, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, सिर्फ और सिर्फ खुद के ही बारे में सोचता है। जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचता, उसे क्या कहा जाता है? स्वार्थी कहा जाता है। तो स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी। निस्वार्थी मतलब क्या? स्वार्थ रहित। स्वार्थ रहित मतलब सेल्फलेस, सेल्फलेस। जैसे कि हम अंग्रेजी में, जो खुद के बारे में भी सोचता है और साथ में जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी जो सोचता है, उसे क्या कहा जाता है? निस्वार्थी कहा जाता है या फिर सेल्फलेस कहा जाता है। तो निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है कि वह दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं के मतलब खुद के, स्वयं मतलब क्या? खुद के लिए तो विशेष महत्व रखता है। तो यह इस तरह की क्या होती है? अंदर की दुनिया होती है। और इसी के बारे में यहाँ पर हमें रचनाकार बताना चाहते हैं कि स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। तो इस तरह की क्या होती है? अंदर की दुनिया होती है। क्योंकि यह डायरी अंश है, इसलिए यहाँ पर रचनाकार ने एक एक पॉइंट, एक एक मुद्दा यहाँ पर लिया हुआ है और इसके बारे में हमें जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट, डायरी अंश का दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कुंवर नारायण जी ने। यही हम देखते हैं, मकान पर मकान, मकान पर मकान। देखो यहाँ पर मकान पर मकान, यह हमारा, हाँ, यह अंदर की दुनिया 10 मार्च 1998, 10 मार्च 1998 मतलब यह डायरी अंश का भाग है। इसलिए यहाँ पर एक एक पॉइंट इन्होंने, रचनाकार ने, कुंवर नारायण जी ने डायरी में लिखा होगा और उसके नीचे तारीख भी दी है 10 मार्च 1998। अब अगला पॉइंट यहाँ पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। कि जहाँ पर अब कुंवर नारायण जी रहते हैं, जिस गली में वह आजकल रहते हैं, वहाँ एक आसमान भी है। आसमान मतलब आकाश, कि आसमान भी है लेकिन नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसके बारे में हमने तो शुरुआत में ही देखा था कि नगरों की भीड़, वहाँ की जीवन शैली, जीवन संघर्ष, इसके बारे में इस डायरी अंश के माध्यम से कुंवर नारायण जी ने हमें बताने का प्रयास किया है कि शहरों की जो भीड़ है और इस भीड़ के बारे में ही भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और इसीलिए यहाँ पर कुंवर नारायण जी हमें बता रहे हैं कि जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। उसी गली में पेड़ भी है, जहाँ पर कुंवर नारायण जी रहते हैं उस गली में पेड़ भी है, नहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। वहाँ उस गली में पेड़ भी नहीं है, सॉरी है, जहाँ पर कुंवर नारायण जी जिस गली में रहते हैं वहाँ पर पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश है। गुंजाइश मतलब निवेदन या फिर विनती, ऐसा कहते हैं। गुंजाइश का मतलब रिक्वेस्ट, विनती या फिर निवेदन, ऐसा भी कहते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ पर गली है लेकिन पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश है। मकान ही मकान है, जहाँ वे रहते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? मकान ही मकान है। क्योंकि इस पाठ के माध्यम से, इस डायरी अंश के माध्यम से नगरों की भीड़, वहाँ की जीवन शैली, जीवन के संघर्ष, इसी के बारे में हम इस डायरी अंश के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसीलिए वहाँ पर मकान ही मकान है। इतने मकान है कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। क्या है
कि इतने मकान है कि लगता है कि मकान पर मकान लदे हैं। मकान पर मकान क्या है? लदे है। लदे है मतलब लदा हुआ, लदा हुआ, लदे मतलब लदा हुआ। इतने मकान है कि ऐसा लगता है कि मकान पर मकान लदे हुए हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत भीड़ है जो एक सैंकड़ी गली में फंस गई है और बाहर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लंद फंद मतलब क्या? अव्यवस्थित, अव्यवस्थित ऐसा इसका मतलब होता है। लंद फंद का अव्यवस्थित ऐसा उसका मतलब होता है। लंद मकानों की, अव्यवस्थित मकानों की एक बहुत बड़ी वहाँ पर क्या है? भीड़ है, क्योंकि वह कहाँ पर रह रहे हैं? शहरों में रह रहे हैं और नगरों में बहुत भीड़ होती है, इसीलिए अव्यवस्थित मकानों की एक बहुत बड़ी वहाँ पर क्या है? भीड़ है। जो एक सैंकड़ी, सैंकड़ी, सैंकड़ी का मतलब क्या होता है? सैंकड़ी मतलब पतली, कम चौड़ी, पतली या फिर कम चौड़ी ऐसा उसका मतलब होता है। जो एक सैंकड़ी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर इस भीड़ भाड़ वाले एरिया में, विभाग में, क्षेत्र में कुंवर नारायण जी रहते हैं, जहाँ पर अव्यवस्थित मकानों की बहुत बड़ी भीड़ है, जहाँ एक सैंकड़ी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। मतलब जहाँ पर कुंवर नारायण जी रहते हैं वहाँ से अगर वह बाहर झांकने से बाहर उन्हें दिखाई नहीं देता, बाहर नहीं दिखाई देता, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। तो बाहर उसे, उसके बाहर जिस मकान में वे रहते हैं और उसके बाहर झांकने से, बाहर देखने से बाहर नहीं दिखाई देता, सिर्फ उन्हें क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। गंदी मतलब गंदा, तंग मतलब तंग ही उसका अर्थ होता है। तो सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। कि वहाँ जहाँ पर कुंवर नारायण जी रहते हैं वहाँ चिड़िया दिखाई देती है, लेकिन पेड़ों पर या फिर पेड़ों पर बैठी या फिर आसमान में उड़ती हुई नहीं दिखाई देती है। चिड़िया दिखाई देती है, चिड़िया दिखाई देती है, लेकिन पेड़ों पर बैठी या फिर आसमान में उड़ती हुई नहीं। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। तो वहाँ पर चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या फिर आसमान में उड़ती हुई चिड़िया नहीं दिखाई देती। तो कहाँ पर दिखाई देती है? बिजली या फिर टेलीफोन के जो तार होते हैं उन तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती कहीं पर। यह तो हम सभी को मालूम है कि हम गाँवों में रहते हैं और अब हमें गाँवों में भी बहुत सारी या फिर बहुत कम चिड़िया दिखाई देती है। और जब हम छोटे थे तब हमें बहुत सारी कि जो चिड़िया है वह चिड़िया हमें गाँवों में दिखाई देती थी, लेकिन अब हमें गाँवों में भी चिड़िया कहीं पर दिखाई नहीं देती। अगर कोई चिड़िया हमारे घर में घोंसला बनाने के लिए आती है तो हम उसे क्या कर देते हैं? छू करके भगा देते हैं। तो दिन ब दिन जो चिड़ियों की जो संख्या है वह संख्या दिन ब दिन क्या हो रही है? बहुत कम हो रही है। तो वहाँ पर सिर्फ बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूं चूं की आवाज़ निकाल सकते हैं। तो जो चिड़िया दिखाई देती है उन्हें देखकर लगता है कि वह प्राकृतिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। ये वह कैसी लगती है? रबड़,
रबर या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं। प्लास्टिक के बने खिलौने ऐसा लगता है, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, या फिर चूं चूं की आवाज़ें निकाल सकते हो। शायद ही ऐसा वहाँ पर क्या दिखाई देते हैं? चिड़िया दिखाई देती है। मैं ऐसी सैंकड़ी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की बारी कोशिश में हूँ। तो अब यहाँ पर रचनाकार जी कुंवर नारायण जी हमें बताना चाहते हैं कि मैं ऐसी सैंकड़ी और तंग गली में रहता हूँ कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ मकान ही दिखाई देते हैं, कि मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ है और वहाँ पर बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान ही वहाँ पर दिखाई देता है एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ, मोहल्ले मतलब क्या? अड़ोस पड़ोस हम कहेंगे उसे, मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस, नेबर्स। मोहल्ले मतलब अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, नेबरहुड हम उसे कहेंगे। तो वहाँ पर बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। मतलब रत्नाकर कुंवर नारायण जी जहाँ पर रहते हैं वह बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है, विभाग है। तो वहाँ हरियाली के अभाव है, जो जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में है। तो यह मकान पर मकान, यह डायरी अंश कुंवर नारायण जी ने उनकी डायरी में 10 मार्च 1998 में लिखा है, 1998 में। अब अगला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या दाई आँख से नहीं। बाई मतलब क्या? बाई मतलब क्या कहेंगे हम? बाई मतलब लेफ्ट और दाई मतलब राइट। बाई मतलब लेफ्ट और दाई मतलब राइट, आपको ध्यान में रखना है। बाई और दाई, बाई मतलब लेफ्ट और बाई मतलब लेफ्ट और दाई मतलब राइट। कि सही साहित्य के बारे में यहाँ पर कुंवर नारायण जी बता रहे हैं कि सही साहित्य और संपूर्ण साहित्य वही है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आँख से नहीं। ये सही और संपूर्ण साहित्य क्या होता है? जिसे हम दोनों आँख से देख सकते हैं, सिर्फ भाई या फिर दाई आँख से नहीं। जो दोनों आँखों से हम देख सकते हैं वही सही और संपूर्ण साहित्य कहलाता है। ऐसा यहाँ पर कुंवर नारायण जी साहित्य के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं और यह 8 अगस्त 1998, यह 8 अगस्त 1998। तो अब तक हम जो खुला आकाश पूरक पठन है, डायरी अंश है, इसके 3 पॉइंट यहाँ पर हमने देखे, अंदर की दुनिया, मकान पर मकान और सही साहित्य। तो यहाँ तक अगर आपके मन में कोई शंका हो तो वह आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी का जो खुला आकाश डायरी अंश है वह हम अगली बार देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।